सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि गोजो की पावर की वजह से केंजाकू प्रिजन रियल्म को उसकी जगह से नहीं हिला पा रहा था। यूजी ने नानामी को गोजो की कैद के बारे में बता दिया और वो इनो और फुशिगुरु के साथ बैरियर हटाने के लिए चला गया था। फिर अब हम यूजी को देखते हैं, वो बैरियर को तोड़ने के लिए उस पर जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से बैरियर कांपने लगता है, पर वो टूटता नहीं है। यूजी की पावर देखकर इनो हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूजी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि फिजिकल स्ट्रेंथ के मुकाबले में नानामी सर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। फुशिगुरु कहता है कि ये बैरियर बहुत ज़्यादा मजबूत है, हमें इसका कमज़ोर हिस्सा ढूंढकर उसमें एक होल करना होगा ताकि हम अंदर जा सकें और पूरे बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकें। हम बैरियर के अंदर जाए बिना कुछ नहीं कर सकते। यूजी को फुशिगुरु की बातें समझ में नहीं आती। इनो उसे बताता है कि बैरियर को इसलिए बनाया जाता है ताकि उसके अंदर रहने वाला सेफ रह सके। अगर हमें इस बैरियर को पूरी तरह से खत्म करना है तो अंदर जाकर बैरियर बनाने वाले को मारना होगा। यूजी उसे B2 लेवल के बैरियर्स की कर्ज नेल देता है और कहता है कि मिस मेई ने मुझे बताया था कि इस नेल के अंदर बैरियर बनाने की एक खतरनाक टेक्निक है और जैसे हम इसके अंदर कर्ज एनर्जी डालते हैं वो टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है। फुशिगुरु कहता है कि अगर बैरियर को बनाने वाला अंदर नहीं है तो जरूर वो किसी बड़ी बिल्डिंग से हमारे ऊपर नज़र रख रहा होगा। इसके अलावा हम जैसे ही कर्ज नेल को तोड़ देंगे ये बैरियर हट जाएगा। ये बात सुनकर वो तीनों आसपास देखने लगता है और उनकी नज़र शिबुया सेंट्रल टावर पर पड़ती है, जो आसपास की बिल्डिंग में सबसे ऊंचा था। टावर के ऊपर अवसाका, ओगामी और उनका ग्रैंडसन था। ग्रैंडसन पूछता है कि अगर जुत्सु जादूगरों को हमारे बारे में पता चल गया और वो हमें पकड़ने के लिए यहाँ गए तो हम क्या करेंगे। अवसाका कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस टावर के अंदर बहुत सारी इंसानों की कर्ज स्पिरिट है, उनकी वजह से जुत्सु जादूगर इतनी जल्दी हमारे तक नहीं पहुँच पाएंगे और हम आसानी से उनसे बचकर भाग सकेंगे। तभी यूजी नुए के साथ वहाँ आता है और एक्वायर की मदद से उन तीनों को बांध देता है, जिससे अवसाका हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि यूजी इतनी जल्दी वहाँ कैसे आ गया, पर वो इन चीज़ों को भूलकर उस वायर को तोड़ देता है, जिससे वो सब टावर पर गिर जाते हैं। इतनी देर में इनो कर्ज नेल को तोड़ देता है, पर फिर भी बैरियर नहीं हटता। इनो समझ जाता है कि तीन जादूगरों ने अलग अलग नेल लगाई होगी, इसीलिए वो बाकी दो नेल्स को ढूंढने लगता है। यूजी को अवसाका के हाथ में दो नेल्स दिखाई देती है तो यूजी वायर की मदद से अवसाका को बांध लेता है और उसे लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। फुशिगुरु नुए को गायब कर देता है और यूजी विंडो तोड़कर रूम के अंदर चला जाता है, जबकि अवसाका टावर से नीचे गिर जाता है। फुशिगुरु और यूजी अवसाका के पास चले जाते हैं। वो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था, पर उसकी बॉडी पर खून नहीं लगा था, जिस वजह से वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फुशिगुरु कहता है कि भले ये एक ताकतवर जादूगर होगा, पर जब इंसान इतनी ऊंचाई से गिरता है तो उसकी बॉडी की हालत खराब हो जाती है, पर इसकी बॉडी से जरा सा भी खून नहीं निकल रहा। मेरे हिसाब से ये सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा है। तभी अवसाका को होश आ जाता है और वो फाइट करने के लिए कहता है। इनो, ओगामी और उनके ग्रैंडसन से फाइट करने के लिए अपना मास्क पहन लेता है। उसे कुछ वक्त पहले की बात याद आती है। नानामी पूछता है कि तुम अपनी टेक्निक की मदद से आसानी से निचले दर्जे के जादूगर बन सकते हो, तो आखिरकार तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें निचले दर्जे का जादूगर बनाने की सिफारिश करूं। इनो कहता है कि हम जैसे जादूगर बहुत सारे खतरनाक काम करते हैं और मेरा मानना है कि हमें हर चीज़ को उसके हिसाब से करना चाहिए। मैं दूसरे लोगों जितना स्मार्ट नहीं हूँ और हर सिचुएशन को नहीं संभाल सकता, मगर फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी जगह पर आप होते तो क्या करते। मैं आपको अपना मास्टर मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पहले दर्जे का जादूगर बनाने की सिफारिश करें। यह सोचकर इनो अपने ऑस्पिशियस बीस्ट समन वन केची से ग्रैंडसन पर अटैक कर देता है। ग्रैंडसन केची को रोकने की कोशिश करता है, पर केची उसका हाथ घायल कर देता है। दरअसल इनो अपने फेस पर मास्क पहनकर खुद को इन बिस्ट से जोड़ लेता है और उस पावर की मदद से चार खतरनाक ऑस्पिशियस बिस्ट की पावर हासिल करता है। इनो अपने सेकंड बिस्ट रेकी को एक्टिवेट कर लेता है और तेजी से ग्रैंडसन के पास जाकर उस पर अटैक करता है। ग्रैंडसन उसके अटैक से बच जाता है और इनो पर अटैक करने लगता है, पर रेकी बिस्ट की वजह से
से वो इनो पर अटैक नहीं कर पाता। ओगामी शांति से बैठकर कुछ मंत्र बोलने लगती है। इनो उन पर अटैक करने के लिए जाता है पर ग्रैंडसन सामने आकर उसे रोक देता है। उसे काफ़ी चोट लगती है पर फिर भी वो ओगामी को प्रोटेक्ट करता रहता है, जिससे इनो हैरान हो जाता है। अचानक ग्रैंडसन की बॉडी पर पावरफुल ऑरा ग्लो करने लगता है और वो एक छोटे से कंटेनर को निकल जाता है जिसके अंदर तोजी की हड्डी थी। ये सब देखकर इनो केची से ओगामी पर अटैक करता है पर ग्रैंडसन अपने केची को पकड़ लेता है जिससे इनो के होश उड़ जाते हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी ग्रैंडसन तोजिस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दरअसल ओगामी अपने जन्मजात टेक्निक सेंस की मदद से किसी भी मरे हुए इंसान की पावर का यूज़ कर सकती थी। इसी तरह उन्होंने अपने ग्रैंडसन को एक वेसल की तरह यूज़ किया और उसे तोजी की पावर्स दे दी। तोजी को देखकर इनो घबरा जाता है। भले ही वो तोजी को जानता नहीं था पर वो समझ जाता है कि तोजी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो तोजी पर अटैक करने लगता है। मगर तोजी तेजी से इनो का मास्क उतार देता है और उसे एक मुक्का मारता है जिस वजह से इनो का अटैक फेल हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। तोजी इनो की कॉलर पकड़ लेता है और तेजी से उसे मारने लगता है। फिर हम यूजी और फुशिगुरु को देखते हैं। वो दोनों साथ मिलकर ओसाका पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश कर रहे थे पर उनके ताकतवर हमलों से भी ओसाका को कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि डीमन डॉग के अटैक से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक नाइफ की मदद से यूजी को घायल कर देता है। इसीलिए फुशिगुरु अपने गामा टोट की मदद से ओसाका को दूर फेंक देता है और यूजी को संभालने के लिए जाता है। ओसाका को कुछ नहीं होता और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फुशिगुरु सोचता है कि डीमन डॉग का अटैक अव्वल दर्जे के जादूगरों को भी घायल कर देता है और यूजी भी इसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था पर फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओसाका को पास्ट की बातें याद आती है कि जब 1989 की दिसंबर में गोजो पैदा हुआ था। गोजो के पैदा होते ही कर्ज जादूगर घबरा गए थे और सब लोगों को डर लगने लग गया था। इसीलिए उन्होंने गोजो को मारने वाले को 10 करोड़ का इनाम रख दिया था। ओगामी एक लड़की का रूप लेकर उस लड़की के डेड को मार देती है और वहां से चली जाती है। ओसाका एक आदमी को जमीन में गाड़ देता है जिससे वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ओसाका से जान की भीख मांगने लगता है। ओसाका कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इंसान किस तरह से काम करते हैं। आखिरकार हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है जिसकी मदद से हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं और हमारी सोच इतनी तेज होती है कि ये कहकर वो एक ब्लेड की मदद से उस आदमी के सर में कट लगा देता है और उसकी स्किन को उसके सर से अलग कर देता है। वहाँ एक पेड़ पर बहुत सारे लोगों की स्किन लटक रही थी और ओसाका ने उन सब लोगों को मारा था पर उसे कुछ खास पता नहीं चलता, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। उसे एक ब्रोकर मिलता है और वो बताता है कि गोजो क्लेन में एक बच्चा पैदा हुआ है और उसके पास 6 आईज है। जो कोई भी उसे मारेगा उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, इसीलिए जल्दी से उसे मारने का प्लान बनाओ। दूसरा ब्रोकर ओगामी को भी गोजो को मारने का काम दे देता है तो ओगामी और ओसाका दोनों गोजो को मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। ओगामी एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है और ओसाका एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। कुछ वक्त बाद गोजो पास से गुजरता है तो ओसाका और ओगामी उसे देखने लगते हैं। अचानक गोजो रुक जाता है जिससे ओसाका और ओगामी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए छिप जाते हैं। गोजो को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता इसीलिए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उसके जाने के बाद भी ओसाका और ओगामी की हालत ख़राब रहती है। इन सब चीज़ों को याद करके ओसाका कहता है कि पहले हम कर्ज जादूगर बहुत खुश रहते थे। हम जूसु जादूगरों को मारते थे और उन कर्ज स्पीड को ख़त्म करते थे जो हद से ज़्यादा बढ़ जाती थी। ये सब करके हम पैसे कमाते थे और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते थे। हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं था, हम जो मन में आए वो कर सकते थे। लेकिन गोजो के पैदा होने के बाद से हमारी ज़िंदगी बदल गई। उस वक्त कर्ज स्पीड पैदा होना बंद हो गई थी और बची हुई कर्ज स्पीड किसी के सामने नहीं आती थी क्योंकि उन सबको गोजो से डर लगता था। मगर आज गोजो कैद हो चुका है और अब मैं अपनी आज़ादी वापस लेकर रहूँगा। ये कहकर वो यूजी के मुंह पर लात मारकर उसे दूर कर देता है और फुशिगुरु पर अटैक करने लगता है। फुशिगुरु अपनी सोट की मदद से उसे दूर कर देता है पर सोट के अटैक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फुशिगुरु हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने हमलों के बाद भी इसे चोट क्यों नहीं लग रही। कहीं इसके पास चोट से बचने वाली टेक्निक तो नहीं है, पर इस जैसे बेवकूफ़ के लिए इतनी अच्छी टेक्निक सीखना बहुत मुश्किल है। इसकी टेक्निक
टेक्निक काफ़ी अजीब है जिस वजह से हम उसका पता नहीं लगा पा रहे। ये सोचकर फुशिगुरु अपने फीलिंग एयर्स रेबिट्स शिकिगामी को एक्टिवेट कर देता है। सारे रेबिट्स मिलकर ओसाका को घेर लेते हैं और वो उनके बीच में फंस जाता है। फुशिगुरु यूजी को बताता है कि मुझे इसकी टेक्निक के बारे में पता चल गया है। इसके पास इन्वर्स टेक्निक है। इस टेक्निक की वजह से हमारे पावरफुल और असरदार अटैक के बजाय इसे कमज़ोर हमलों से चोट लग रही है। लेकिन अगर सिर्फ कमज़ोर हमलों से इसे कुछ नहीं होगा, हम दोनों को एक साथ इस पर अटैक करना होगा। बस हम में से एक को जोरदार हमला करना है और दूसरे को कमज़ोर हमला करना है, जिससे इसका ध्यान भटक जाएगा और हम गामा से अटैक करवाकर इसे कमज़ोर कर देंगे। यह कहकर फुशिगुरु अपने रेबिट शिकिगामी को गायब कर देता है। ओसाका उन दोनों को इधर उधर देखने लगता है। तभी फुशिगुरु अपने मैक्स एलिफेंट को लेकर ओसाका के ऊपर कूद जाता है, पर ओसाका उसे पकड़ लेता है और उसे कुछ नहीं होता। फुशिगुरु मैक्स एलिफेंट को गायब करके दूर हो जाता है और यूजी एक कार उठाकर ओसाका की तरफ फेंक देता है। ओसाका कार को पकड़ लेता है, पर यूजी की ताकत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यूजी फुशिगुरु के साथ मिलकर ओसाका पर खतरनाक हमला करने लगता है। ओसाका सोचता है कि अब ये दोनों मुझे मारने के लिए खतरनाक हमला करने वाले हैं, तो मैं अपनी इन्वर्स टेक्निक को एक्टिवेट कर दूंगा, जिससे इनके ताकतवर हमले कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर हमले ताकतवर पर कुछ भी हो जाए, ये दोनों मुझे नहीं हरा सकते। यूजी और फुशिगुरु ओसाका पर अटैक ना करके गामा से कमज़ोर अटैक करवा देते हैं, जिसकी वजह से ओसाका की हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। यूजी और फुशिगुरु एक साथ मिलकर ओसाका को पीटने लगते हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और यूजी पर अटैक करने लगता है। यूजी उस पर अटैक करने के लिए आता है और एक सेकंड रुककर फिर उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ओसाका की टेक्निक बेकार हो जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।